हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं छंद विधान और छंद विधान के तहत आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने छंद शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, छंद शब्द की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में हमने छंद की कुछ तकनीकी जो बातें होती है छंद में, जैसे कि वर्ण है, वर्ण में स्वर और व्यंजन, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में हमने देखा था मात्रा। मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व जिन्हें हम लघु भी कहते हैं और दीर्घ जिन्हें हम गुरु मात्रा भी कहते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में हमने कुछ यहाँ पे इसके जो विशेष जो चीज़ें होती हैं कि दो मात्राएं कहाँ पे गिनी जाती है, कहाँ पे नहीं गिनी जाती, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें उसके बाद में हम फिर देखेंगे कि छंद जैसे कि गीतिका छंद है, हरि गीतिका छंद है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरी संभावना है, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा कि आप गीतिका छंद की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे को लंबा अनुभव है। मैं आपको कुछ जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, बेस्ट आंसर क्या होता है, मॉडल आंसर क्या होता है, टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी में टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने क्या आंसर लिखा वो भी हम देखेंगे। तो पहले एक थोड़ा सा सामान्य परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ तकनीकी चीज़ें देख रहे थे कि किसी शब्द में जब चंद्र बिंदु लग जाता है तो उसमें फिर मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी शब्द में चंद्र बिंदु लगता है तो वहाँ पर मात्रा की गिनती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चंद्र बिंदु का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा एक है ना, तिरछी एक लाइन होती है चंद्रमा के समान और उसके ऊपर फिर बिंदु होता है, तो वो चंद्र बिंदु कहलाता है। किंतु अनुस्वार अगर हो, अनुस्वार का मतलब खाली बिंदी है ना, उसके नीचे चंद्रमा नहीं होता है, खाली अगर बिंदी लगी हुई हो तो उस समय फिर उसे संयुक्त वर्ण माना जाता है। तो जहां संयुक्त वर्ण होगा वहां पर फिर मात्रा की गिनती होगी, लेकिन अगर चंद्र बिंदु है तो वहां पर मात्रा की गिनती नहीं होगी। अब कैसे, यहां पर आप देखेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पे लिखा है हंस, तो यहां पर जो है ना ह के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो अगर चंद्र बिंदु है तो मात्रा की गिनती नहीं होगी, मतलब यहां पर ह की मात्रा ही गिनी जाएगी, इसे संयुक्त वर्ण हम नहीं मानेंगे। और स की तो एक ही मात्रा है। ठीक है, अब ये मात्रा कैसे, एक कैसे होती है, दो कैसे होती है, मतलब ये है कि जहां पर जो ह्रस्व मात्रा होती है वहां पर इसे खड़ी पाई से शो करते हैं, एक मात्रा गिनते हैं, और जहां पर बड़ी मात्रा होती है उसे हम एस की आकृति से शो करते हैं। ठीक है, और हिंदी में एक मात्रा कौन कौन सी होती है वो हम देख चुके हैं। खाली 5 जो वर्ण है उस 5 वर्णों की मात्रा एक होती है, सिंगल मात्रा होती है, और बाकी सबकी 2 मात्राएं होती हैं। और वो 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं हमने देखा था, अ, उसके बाद में होता है छोटी ई, उसके बाद में होता है छोटा ऊ, उसके बाद में होता है री, और फिर होता है री। तो ये जो है ना छोटी मात्राएं होती है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा पिछला वाला कल वाला, तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से भी आप देख लीजिए। तो इसकी हो गई 2 मात्राएं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और उदाहरण है, जैसे चांद। तो देखिए चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, तो चंद्र बिंदु जो है यहाँ पर इसकी एक, मतलब चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि च में आ की ध्वनि है, इसलिए इसकी 2 मात्राएं होगी और द की एक मात्रा हो गई। दूसरा उदाहरण है चंद। तो देखिए च के ऊपर अब यहां चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि अनुस्वार है ना, खाली बिंदु है, इसे अनुस्वार कहते हैं, तो इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएगी। आप परिभाषा देखिए कि अगर चंद्र बिंदु है तो उसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनुस्वार है तो अनुस्वार में फिर हमें उसकी मात्रा को गिनना पड़ेगा। उसके बाद में लिखा हुआ है हंस, तो ह के ऊपर भी जो है वो अनुस्वार है और इसलिए यहां पर भी इसकी मात्रा गिनी जाएगी। तो यहां पर इसे संयुक्त वर्ण माना गया है, तो इसकी मात्राएं हो गई 2, और स की कोई मात्रा नहीं है, तो 2 और 1 3 मात्रा होगी। यहां पर भी 2 और 1 3 मात्रा होगी, और जो 2 मात्रा होती है उसे एस की आकृति से शो करते हैं, और जो सिंगल मात्रा होती है उसे खड़ी पाई की आकृति से दर्शाते हैं। अब आगे हम यहां पे देखेंगे गति। तो देखिए कि गति क्या होती है, तो छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होता है उसे गति कहा जाता है। छंद को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय एक लय उत्पन्न होता है, उसको प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने के लिए तो जो लय उत्पन्न होता है वो उसकी गति कहलाती है। हम किस लय में पढ़ रहे हैं, किस गति में पढ़ रहे हैं। इसके द्वारा छंद में संगीतात्मकता और ध्वन्यात्मकता आ जाती है। संगीतात्मकता का मतलब होता है कुछ गेयता आ जाती है, गाने का एक संगीत का रूप आ जाता है, उसमें ध्वनि का परिवर्तन हो जाता है, और प्रत्येक छंद के पढ़ने की एक विशेष गति होती है। जैसे कि दोहा होता है तो उसे अलग तरीके से पढ़ा जाता है, गीतिका होती है तो उसे अलग तरीके से पढ़ेंगे, छप्पा होता है उसे अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो सबकी अपनी अपनी एक विशेष गति होती है, यानी अपना एक लय होता है।
अब हम पढ़ेंगे यति। ये सारी चीजें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर परिभाषा पूछी गई कि छंद की परिभाषा क्या है या छंद किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, तो वहां पर आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि जिस काव्य रचना में वर्ण, मात्रा, यति, गति एवं तुक का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। तो ये सारी चीजें, और हो सकता है छोटा प्रश्न यहां से बन भी जाए कि यति क्या होती है, जैसे रिक्त स्थान में बन गया, अति लघुतरात्मक प्रश्न में बन गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका अर्थ होता है ठहरना। यति का मतलब होता है विराम, यति का मतलब होता है रुकना, यति का मतलब होता है हल्का सा ठहरना। कैसे, अभी हम यहां आगे उदाहरण से इसे समझते हैं। किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में, चरण का मतलब होता है एक पंक्ति, तो प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो विराम आता है उसे यति कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम यहां पे देखेंगे, लिखा देखिए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। तो यहां रहीमन पानी राखिए, यहां पे देखो हल्का सा एक विराम है, मतलब बिंदु लगा, इसे कहते हैं कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा है ना, यहां पे एक हल्का विराम लेना है, हमें थोड़ा सा हमें रुकना है, तो यहां पर है, इसे यति कहते हैं। उसके बाद फिर आगे ये बिन है ना, विन नहीं है, बिन पानी सब सोन, यहां पर फिर रुकेंगे। तो ये जो बीच में जो रुका जाता है, हल्का सा जो विराम लिया जाता है, वो यति कहलाती है। उपयुक्त तो उदाहरण दोहा छंद का है, इसमें 13 और 11 मात्रा पर यति आई है। यति का मतलब होता है रुकना, ठहरना। अब देखिए, ये जब जो जैसे छंद के बारे में पूछा कि भाई गीतिका छंद क्या होता है, तो वहां पर हमें गीतिका छंद के बारे में लिखना पड़ेगा कि एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 26 मात्राएं होती है, इसमें 14 और 12 पर यति होती है। तो यति होती है ना, ये लिखना पड़ेगा। यति क्या होती है? यति होती है मतलब हल्का रुकना। तो अब जैसे दोहा है, तो दोहा में 13 और 11 पर यति होती है, गीतिका में 14 और 12 पर यति होती है, हरि गीतिका में 16 और 12 पर जो है वो यति होती है। तो इस तरीके से आपको ये नियम जो है वो याद रखने पड़ेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको सारे के सारे समझा दूंगा अच्छी तरह से, आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे क्या लिखा है कि इनमें प्रयुक्त शब्दों का क्रम बदल देने पर यति और गति दोनों ही भंग हो जाती है। और अंत में हमारा पांचवा जो टेक्निकल वर्ड है वो है चरण। चरण किसे कहते हैं? चरण का मतलब होता है पाद, अर्थात पंक्ति भी इसे कहते हैं। मतलब एक पंक्ति जो होती है उसे एक चरण कहते हैं, इसे पाद भी कहते हैं, इसे एक पंक्ति भी कहते हैं। तो पंक्ति को चरण कहते हैं। और चरण के अंत में यानी पंक्ति के अंत में जो लय होता है ना, जो लय मिलता है ना, जैसे जाता है तो पहली पंक्ति में अगर आया अंत में जाता है तो दूसरी पंक्ति में भी आएगा जाता है। तो ये जो लय मिलता है, इस लय को हम तुक कहते हैं। अब यहां पे देखिए, प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निर्धारित रहती है, इसलिए चरण को लिखने की पद्धति सब छंदों में एक जैसी नहीं होती। मतलब सभी छंदों की रीति जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो हमने सामान्य परिचय प्राप्त कर लिया, इसके टेक्निकल वर्ड्स देख लिए, इसकी परिभाषा देख ली। और अब हम यहां पर पढ़ेंगे छंदों के प्रकार कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। छंद जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। अब पहले पढ़ते हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है। तो देखिए, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है, मतलब केवल मात्राओं का ध्यान रखा जाएगा, तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राएं गिनी जाएगी जिस छंद में, और मात्राओं को ध्यान में रख करके जिस छंद की रचना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाता है। दूसरा है हमारा वर्णिक छंद। तो इसमें ये देखना कि जिन छंदों में वर्णों यानी मात्रा सहित अक्षर की भी गिनती की जाती है। वर्ण, जैसे वर्ण क्या होता है, हमने सबसे पहले वर्ण के बारे में देखा है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। और इसमें क्या होता है कि या तो स्वर या स्वर सहित, स्वर से जुड़ा हुआ, जिसमें स्वर जुड़ा हुआ, स्वर सहित व्यंजन को हम वर्ण मानते हैं। तो वर्णिक छंद में क्या होता है कि वर्णों की मात्रा के, वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों की रचना की जाती है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो छंदों के प्रकार कितने हो गए? दो हो गए, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। अब हम इसका और विभाजन करते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद को फिर से विभाजित करते हैं। तो इनके तीन तीन उप विभाजन है। तो ठीक है, तीन तीन उप विभाजन वो है सम, अर्धसम और विषम। मतलब कि मात्रिक छंद है उसके भी तीन भाग और वर्णिक छंद है इसके भी तीन भाग। अगर मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक में आएगा सम मात्रिक छंद, उसके बाद आएगा अर्ध सम मात्रिक छंद और फिर आएगा विषम मात्रिक छंद। उसी तरीके से वर्णिक छंद की बात करें तो इसमें आएगा सम वर्णिक छंद, उसके बाद आएगा अर्ध सम वर्णिक छंद और फिर आएगा विषम वर्णिक छंद। तो तीन भाग इसके और तीन भाग इसके। जैसे उदाहरण के लिए सम छंद, सम मतलब अगर मात्रिक है तो इसके आगे लगेगा सम मात्रिक छंद, और अगर वर्णिक है तो इसके आगे लगेगा सम वर्णिक छंद।
ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे सम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई हुई, गीतिका हुई, हरि गीतिका हुई आदि, तो ये सभी सम छंद हैं। जैसे गीतिका, हरि गीतिका सम मात्रिक छंद है। अगर मात्राओं की संख्या समान है तो सम मात्रिक छंद, अगर वर्णों की संख्या समान है तो सम वर्णिक छंद। उसके बाद आता है अर्ध सम। जिस छंद के पहले और तीसरे एवं दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे अर्ध सम छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा अर्ध सम मात्रिक छंद हैं। और फिर आता है विषम छंद। जिस छंद में 4 से अधिक 6 अथवा 8 चरण होते हैं और उनकी मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न होती है उन्हें विषम छंद कहते हैं। जैसे छप्पे और कुंडलियां जो है वो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली और अब हम यहां से शुरू करते हैं गीतिका छंद। अगर परीक्षा में प्रश्न आया कि गीतिका छंद की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आएगा, तो आपको प्रत्येक छंद का एक एक उदाहरण याद रखना है और उस प्रत्येक छंद की जो विशेषता है वो याद रखनी है। तो ये पहला छंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है और यहां पर हम इसका कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपन जो पढ़ रहे हैं अभी छंद, अगर आप कंप्लीट ये छंद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहाँ पर कंप्लीट आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा मिलेगी, साथ ही साथ बोर्ड के जो मॉडल पेपर्स हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर्स हैं, आपको वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स जो है वो हमने 10-10 मॉडल पेपर्स का सेट बना रखा है, तो आपको कंप्लीट मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो हमारे सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो एक ही स्थान पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। छंद की शुरुआत हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। उसके वहाँ पर हम पढ़ेंगे छंद, जो भी आपके विभिन्न जो छंद हैं सिलेबस में, उन सभी छंदों को वहाँ पर पढ़ेंगे। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि रोजाना शाम को होती है हमारी लाइव क्लास। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।